गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास के अंदर हमारा राज्यपाल की विधायी और वित्तीय शक्तियों तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, कोई अपराध किया है, तो उस दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। ठीक है, मतलब कि राज्य के अधीन अगर कोई विवाद आ रहा है, कार्यपालिका शक्ति के अधीन कोई कार्य आ रहा है, कोई विवाद आ रहा है, तो उस विवाद के अंतर्गत किसी भी दंड को कम कर सकता है राज्यपाल। राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय होते हैं, उनके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो जिला न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा तब तक उसके विरुद्ध में कोई भी अभियोग जो है वो नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 5th, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना। देखो, यह आप ध्यान रखेंगे 5 नवंबर 2004 का जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई मुकदमा बन रहा है, कोई मामला बन रहा है, तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। और चाहे मंत्रिपरिषद ने उसकी अनुमति दी हो या न दी हो, राज्यपाल उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ये आया था निर्णय 5 नवंबर 2004 को। ठीक है, फिर अन्य शक्तियां भी हैं कुछ राज्यपाल की। जैसे राज्यपाल जो है वो आपको पता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल लगता है, उसके अंदर राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो उस आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति जो है उनके कल्याण के लिए एक मंत्री जो है उनको नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, असम का जो राज्यपाल होता है वो असम की सरकार के बीच में या फिर वहाँ की जो जिला परिषद है उनके बीच में अगर खानों से जो आय हो रही है उनके संबंध में अगर कोई विवाद हो रहा है असम की सरकार और जिला परिषद के बीच, तो उन विवादों को सुलझाने के संबंध में अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राज्यपाल कंप्लीट हो गया। अब है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखो, सेम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण से सेम जैसी स्थिति केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री की होती है, वैसी ही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है। संवैधानिक रूप से सारी शक्तियां राज्यपाल के पास में हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन मंत्रिपरिषद का जो निर्माण है या उसका विघटन है या मंत्रियों के मध्य में विभागों का जो आवंटन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल को इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जो है वो जो भी परामर्श देते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। और जो भी मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री चाहे कि वो किसी मंत्री से इस्तीफा मांग ले, तो वो उससे इस्तीफा मांग करके और राज्यपाल के माध्यम से उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। फिर अगर कोई बैठक होनी है तो वो कौन सी डेट को होनी है, कौन से स्थान पर होनी है, इन सब के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी मुख्यमंत्री के पास में ही होता है। वो जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करने का कार्य या कोई भी निर्णय जो लिया जा रहा है उस पर जो अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति जो होती है वो मुख्यमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, मुख्यमंत्री अपना
अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे रहा है तो उसको संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र या मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। ठीक है। अब देखो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों का क्या रिलेशन है। मुख्यमंत्री आपको पता है वास्तविक कर्ता धर्ता है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर मुख्यमंत्री को देखा जाए, देखो यहाँ मंत्रिपरिषद है और यहाँ राज्यपाल है, और इनके बीच की कड़ी जो है वो कौन है, मुख्यमंत्री। मतलब मेन जो कड़ी है इन दोनों के बीच की वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। विधानमंडल की शक्ति इसी के पास में ही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको पता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और विधानमंडल में जिस पार्टी को बहुमत होता है उस पार्टी के नेता को ही राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री के चयन में राज्यपाल अपने स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 167(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के लिए ज़रूरी है कि वो राज्य से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो राज्यपाल को दे। और 167 में भी ये कहा गया है कि जिन विषयों पर मंत्री ने निर्णय कर लिया है तो उसको, लेकिन मंत्रिपरिषद ने अगर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री उस मैटर को दोबारा से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री और राज्य की विधायिका है। आपको पता है मुख्यमंत्री विधानसभा जो है उसका नेता है। राज्यपाल को वो विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए या सत्र को एंड करने की सलाह देता है, और वो विधानसभा में अपना बहुमत रहते हुए राज्यपाल को कभी भी ये कह सकता है, विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है। ठीक है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध में रखना है सरकार की ओर से तो उसके लिए ये मंत्री जो है उनको नियुक्त कर सकता है। ठीक है। फिर देखो राज्य मंत्रिपरिषद, तो इसमें जो इसका संगठन है राज्य मंत्रिपरिषद का, उसमें ये बताया गया है कि अनुच्छेद जो 163 है उसमें राज्यपाल जो है उनको अपने कार्यों में सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और इसका जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो कभी भी मंत्रिपरिषद का विघटन भी करवा सकता है। इसका आकार कितना होगा मंत्रिपरिषद का, ये तय करने का अधिकार जो होता है वो भी मुख्यमंत्री का ही होता है। 3 स्तर के होते हैं मेन मंत्री, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। जैसे केंद्र में है सेम वही स्थिति यहाँ पर है, और कभी कभी संसदीय सचिव जो है उनकी भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। इन सभी के लिए 6 माह के अपवाद को छोड़कर विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। मतलब अगर ये सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर इनको 6 माह के अंदर अंदर इनको सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक होती है किसी भी सदन की। ठीक है। और मंत्रियों के मध्य में कार्यों का जो विभाजन होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही करवाया जाता है। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ है उसके अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की अधिकतम 15% निश्चित कर दी गई है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है उसकी 15% जो है वो निर्धारित कर दी गई है। ठीक है। और देखो इसकी शक्तियाँ और कार्य जो हैं ये बुक में बहुत स्पष्ट रूप से दे रखे हैं सारे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो है वो मुख्यमंत्री होता है, तो विभागों के जो मंत्री हैं उनके मध्य में विभागों का आवंटन करना या कोई उनमें परिवर्तन करना, ये सारे कार्य जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं। जो भी बैठकें होती हैं मंत्रिपरिषद की, उन बैठकों को बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, ये सारे कार्य जो है ये मुख्यमंत्री करता है। अगर कोई राज्य प्रशासन से संबंधित कोई मैटर है उसको राज्यपाल तक पहुंचाना या राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने का कार्य जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। और पूरा जो विधानमंडल होता है उसको जो नेतृत्व प्रदान करने का कार्य है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।
मुख्यमंत्री ये देखता है उसके अधीन जो भी विभाग कार्य कर रहे हैं वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किन्हीं कोई मंत्री जो हैं उनमें कोई मतभेद की स्थिति तो नहीं हो रही है। अगर कोई मतभेद की स्थिति होती है तो उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। फिर राज्य के अंदर जो एडवोकेट जनरल होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। और विधानसभा और विधान परिषद के मध्य में एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है। मतलब अगर किसी राज्य में दोनों सदन है विधानमंडल के, तो उनमें संपर्क सूत्र का कार्य करेगा। राज्यपाल को ये सुझाव देता है कि वो सत्र को कब बुलाए, कब स्थगित करे, या विधानसभा को कब भंग किया जाना है। तो ये सारे कार्य जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य कि विधानसभा मतलब बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए एकता और अनुशासन बनाए रखना जो है वो उसी की जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री के मेन कार्य हैं। और स्थिति में आपको पता ही है कि सबसे हेड है, शासन का अध्यक्ष है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है, उनमें विभागों का आवंटन करता है, अगर आवश्यकता होती है तो विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है, और सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार सभी मंत्री कार्य करें, इसकी जिम्मेदारी उसी की होती है। और मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, अब जो आपका स्थानीय शासन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।